प्रभावशाली लोग थे। प्रभावशाली लोग क्यों थे? क्योंकि जमींदार तो गांव में रहते नहीं थे। जमींदार कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे, सिटीज में रहते थे। अब गांव में कौन रह गया? अमीर पीजेंट्स रह गए, रिच पीजेंट्स रह गए। और ये जो रिच पीजेंट्स थे, इसका वर्णन किसके उसमें मिलता है हमें? फ्रांसिस बुकनन के में पढ़ता है। बुकनन कौन थे? एक चिकित्सक थे, एक ट्रैवलर थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट बंगाल में आए थे, जिन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया अबाउट द जोतदार। जोतदार जो थे 19th सेंचुरी में, उनके पास बहुत सारा लैंड आ चुका था, वास्ट एरिया आ चुका था। वो ट्रेड पे कंट्रोल करते थे, मनी लैंडर्स थे, लोगों को उधार भी दिया करते थे, और पुअर पीजेंट्स पे उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। और साथ में ही उन्होंने अपनी ज़मीन बटाई पे दी हुई थी, जिनको कि बारदास कहते हैं या अधियार्स कहते हैं। और ये जो अधियार्स थे, उनकी ज़मीनों को जोतते थे, और जो भी उत्पादन होता था उसकी बटाई का आधा हिस्सा वो जोतदार को देते थे। इस तरह से जोतदार अपने आप ही क्या हो गया? एक इन्फ्लुएंशियल बॉडी हो गया। कहाँ पे? गांव में, रादर देन द जमींदार्स। क्योंकि जमींदार की विलेज के गांव के लोगों से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी। सीधी कनेक्टिविटी किसकी हुआ करती थी? जोतदारों की हुआ करती थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। विद within the villages the power of jots are more effective than the zamindars. तो गांव के अंदर ज्यादा प्रभावशाली कौन थे? जोतदार थे, in place of zamindars. Unlike zamindars, who often lived in urban areas, Jodhpur were located in villages and exercised a direct control over the considerable section of the poor villages. तो क्या होता था? क्योंकि जमींदार जो है वो सिटीज में रहते थे, वो गांव में रहते नहीं थे, तो उनकी अनुपस्थिति में, उनकी एब्सेंस में विलेज में किसका ज़्यादा प्रभाव था? जोतदार का ज़्यादा प्रभाव था। जोतदार डायरेक्टली कनेक्टेड थे किससे? पुअर विलेजेस से कनेक्टेड थे। दे फ्रीली रेजिस्टेड एफर्ट्स बाय द जमींदार टू इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज। अब वो क्या करते थे कि वो जमींदार को रेसिस्ट करते थे, उनका सामना करते थे, जो भी इसका जमा हो रहा था। प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल्स फ्रॉम एक्सिक्यूटेड ड्यूटीज। वो जमींदारों को गांव में आने से भी रोकते थे। फिर मोबिलाइज रैयट्स हु डिपेंडेंट ऑन देम। वो रैयट्स को भी भड़काते थे, उनको उकसाते थे। एंड डेलिबरेटली डिले द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ जमींदार। और जमींदार को जो रेवेन्यू इन प्रीजन्स को देना पड़ता था, उनको कौन रोकता था? जोतदार। किसको रोकता था? रैयतों को। क्या देने के लिए? रेवेन्यू देने के लिए। किसको? जमींदारों को। और नेचुरल था, इनफैक्ट क्या था कि जमींदार की ऑक्शन हो जाती थी फॉर फेलियर टू मेक द रेवेन्यू पेमेंट। जोतदार वर ऑफन अमंगस्ट द परचेजर। और ज़्यादा जोतदारी कई बार उसको खरीद लिया करते थे। इस तरह से जो धीरे धीरे जोतदार अधिक प्रभावशाली होते चले गए गाँव में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते बेटा। हम कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 261 पे हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। जोतदार क्या? अगेन जोतदार भी इसको कई बार खरीद देते थे, परचेज हो जाते थे। ठीक है। तो अब जोतदार क्या हो गए? पावरफुल हो गए। द मोस्ट पावरफुल बॉडी इन द विलेज नाउ, जोतदार। ठीक है। तो जोतदार्स वर मोस्ट पावरफुल इन द नॉर्थ बंगाल, although the rich peasants and the village headmen were emerging on commanding figures in countryside. अब जो था जिस समय जोतदार पावरफुल हो रहा था, तो गांव में रिच पीजेंट्स यानी कि जोतदार और जितने भी गांव के मुख्य होते थे, वो कमांडिंग फिगर हो गए, यानी कि वो आदेशात्मक हो गए। एंड इन सम प्लेसेस दे वर कॉल्ड हौलदार्स। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जोतदार को क्या कहा गया है? हलोदार्स भी कहा गया है। लिखा होगा उसमें हलोदार्स। एल्स वेयर दे वर नोन एज अ घंटीदार ऑल्सो एंड द मंडल्स। तो मंडल्स, घंटीदार्स, हौलदार्स, ये सब कौन है? जोतदार। तो इनके नए अलग अलग नाम है। आपसे अलग अलग नाम पूछ सकते हैं कि जोतदार के अलग अलग नेम क्या है। अलग अलग नेम क्या है? घंटीदार है, मंडल है एंड हलोदार है। ठीक है। इज इट क्लियर? ये सब बच्चों क्लियर हो गया? ठीक है। देयर राइज इनविटेबली वीकेंड द जमींदारी अथॉरिटी। इस तरह से उनके उदय के कारण जमींदार की जो सत्ता थी वो क्षीण होने लगी, कमजोर होने लगी गांव में। ठीक है। इज इट क्लियर? पिक्चर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे विलेज में पिक्चर दी गई है। अब ये सोर्स बेस इंपॉर्टेंट है। सोर्स फर्स्ट वन, द जोतदार ऑफ दिजनापुर, दिनाजपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें ये सोर्स आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब बुकानन जो है वो क्या कर रहे हैं?
बुकानन जो है, इसको मैं पढ़ रही हूँ बेटा, इसको रीड आउट कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा। जो बुकानन थे वो डिस्क्राइब करते हैं इन वेज द जोरदार ऑफ दिनाजपुर इन नॉर्थ बंगाल resisted being disciplined by zamindar and undermined his power. Landlords do not like this class of men. Obvious है, जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, क्या उनको ये जोतदार पसंद आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि क्योंकि जोतदार ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। बट इन बट इट इज़ एविडेंट दैट दे आर absolutely necessary unless the landlords themselves would advance money to their necessary. The jodhar who cultivated large portion of land are very refractory and known as जमींदार have no power over them. तो उनको ये पता था कि ज़मींदार की हमारे पर कोई पावर नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा क्या होते जा रहे थे, शक्तिशाली हो जा रहे थे। They pay only a few rupees on account of their revenue and then fall in balance almost every kist. They hold more lands and then entitled or to the, तो उनके पास ज़्यादा सा, तभी भी वो कम देते थे। ठीक है, तो उनको डीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द पट्टास जो होते हैं, शुड द जमींदार ऑफिसर्स इन कॉन्सिक्वेंस समन्स देम ऑफ कचहरी। तो उनको तो कई बार ऐसा भी होता था कि मुकदमे लग जाते थे और वो कचहरी में आ जाते थे। और आपको मालूम है, कल मैंने आपको बताया था कचहरी में भी एक कलेक्टर अपॉइंट हो गया था। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑफ एंड डिटेन दैम फॉर 1 or 2 hours with a view to reparimate them. They immediately go and complain at Fauzdari Thana police station for imprisonment and Mustaf, a judicial official at lower court, Kachari for being dishonored and whistle the cause continue unsettled. This instigate the petty roids not to pay their revenue constantly. तो इससे क्या होता कि जो जबरदस्ती जबरन जो जमींदार थे, सॉरी जो रैयत थे, वो किसको रोकते थे? किसको रोकते थे? पेमेंट करने से पीजेंट्स को, ठीक है, गरीब किसानों को। यहाँ आप एक फिगर देख रहे हो, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। एक टेबल दिखाई दे रहा है, फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कंपनी है, कंपनी क्या होगी बेटा, आपको खुद भी समझ आ जाएगा। कंपनी क्या हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। जमींदार जो थे वो क्या करते थे? बहुत सारे विलेजेस को कंट्रोल करते थे। फिर जमींदार जो हैं, अब आप देखेंगे रैयत है और जोतदार है, ठीक है। तो जमींदार अंडर रॉय, तो जो रैयत है वो ज़मींदारों के प्रति वफादार होता था। फिर रैयत के अंदर भी छोटे किसान होते थे, ठीक है। जोतदार जो थे उनके अंदर भी रैयत होते थे। और जोतदार कौन है? अ रिच रॉयट है, ऑल्सो अ ट्रेडर एंड ए मनी लैंडर। आपसे पूछ सकते हैं वो इन वेस्ट बंगाल में रिच रैयत कौन थे, या ट्रेडर कौन था, या मनी लैंडर कौन था? जोतदार था। तो इस फिगर को आपसे पूछ सकते हैं कि ये रूरल बंगाल में ये कौन सा सिस्टम है? सिस्टम कौन सा है? कल बताया था मैंने, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ये कौन सा सिस्टम है? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। तो यहाँ पढ़ते हैं हम, जमींदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू द कंपनी, है ना। तो जो जमींदार है वो किसको पे करेगा? कंपनी को पे करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू डिमांड जमा ओवर द विलेजेस। तो वो क्या करता था? रेवेन्यू का जो डिमांड होता था, रेवेन्यू की जो मांग है या जमा था, वो गांव में बांट देता था कि तुम्हें इतना देना है। किसको देना होता था? विलेजेस को देना होता था। किसको देना होता था? जमींदार को देना होता था। ईच विलेज रैयत बिग और स्मॉल पेड रेंट टू द जमींदार, है ना। जो छोटा होगा किसान, चाहे बड़ा किसान होगा, वो जमींदार को क्या देगा? रेंट पे करेगा। जोतदार गेव आउट द लोन ऑफ टू अदर रैयत्स एंड द सोल्ड देयर प्रोड्यूस। अब जो दूसरे जो जोतदार वो क्या करता था? वो मनी लेंडर था। तो वो क्या करता था? कई बार लोन देता था। किसको? रैयत कौन है? किसान, ठीक है। एंड द सोल्ड देयर प्रोड्यूसर, अपना वस्तु बेचता था। रैयत कल्टिवेटेड सम लैंड एंड गेव आउट द रेस्ट ऑफ अंडर राइट टू। अब कुछ क्या करते थे? अब जो अंडर रैयत है वो कौन है? अंडर रैयत वो हैं जो कि ऊपर वाले जो रैयत हैं वो अपना कुछ हिस्सा लैंड का उन अंडर रैयत को दे देते थे, ठीक है, जो उस पर करते थे। अंडर रैयत पेड द रेंट टू द रैयत। और अंडर रैयत किसको पे करता था? रैयत। दिस वाज अ सिस्टम नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है आज तक जितना कल पढ़ाया था, आप मेरी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेंड की है। आप बार बार जब उस रिकॉर्डिंग को देखोगे तो चैप्टर आपको अपने आप से ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक थी? कल मैंने बताया था आपको 1600 से लेकर 1857 तक। 1857 के बाद क्या हुआ था?
ब्रिटिश रूल हो गया था, इनडायरेक्ट रूल ऑफ द किंग। डायरेक्टली किंग रूल नहीं करता था, बल्कि देयर वाज अ इनडायरेक्ट रूल ऑफ द किंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब जमींदार जो रेजिस्ट क्यों कर रहा है, जमींदार प्रतिरोध क्यों करता था, जमींदार बदला क्यों लेता था? अथॉरिटी ऑफ जमींदार इन रूरल एरिया हाउएवर डिड नॉट कोलैप्स, लेकिन अभी भी उसकी जो अथॉरिटी थी, उसकी जो पावर थी, अभी कोलैप्स नहीं हुई थी, अभी खत्म नहीं हुई थी। किसकी? जमींदार की। फेस विद एन एक्स arbitrarily high revenue demand, possible auction of the land state, they devise ways of serving the pressures and new context produce new strategy। अब क्या हो गया कि उनको हाई रेवेन्यू डिमांड की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, फिर उनकी ज़मीनें ऑक्शन हो जाएंगी, उसकी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। तो अब वो नए तरीके ढूंढने लगे। कौन लोग? जमींदार। फिक्शन सेल वॉज मेड सच स्ट्रेटजी। अब उन्होंने एक काल्पनिक ऑक्शन कर दिया। किन्होंने? जमींदारों ने। It is involve a series of maneuvers. The Raja Vardhaman, for instance, first transferred some of his जमींदारी to his mother। अब उन्होंने क्या किया? चालाकी करी। तो उसने क्या किया? राजा वर्धमान ने, जैसे आपको कल मैंने बताया था कि 1797 में राजा और वर्धमान ने अपनी भूमि को नीलाम ऑक्शन कर दिया था, है ना? तो उसमें भी उसने एक फौजदारी करी, उसने एक फिक्शन, एक काल्पनिक किया। तो उसने क्या किया? सबसे पहले अपनी जमींदारी जो थी वो अपनी माँ के नाम कर दी, ठीक है? Since the company had decree means order, डिक्री मीन्स ऑर्डर, बुक में डिक्री वर्ड आया होगा, तो डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, दैट द पावर प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टेकन ओवर। तो उसने क्या चालाकी करी कि जितनी अपनी संपत्ति थी ना, उसमें से कुछ संपत्ति अपनी माँ के नाम कर दी। माँ के नाम क्यों करी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा कानून बनाया था कि जो वुमेन्स हैं उनकी संपत्ति को नहीं लिया जाएगा। तो उसने क्या चालाकी करी? वर्तमान के राजा ने अपनी संपत्ति किसके नाम कर दी? अपनी माँ के नाम कर दी, ताकि उसकी जमीन को नहीं लिया जा सके। देन सेकंड मूव, पहला स्टेप तो उसने ये उठाया, ठीक है। सेकंड मूव उसने क्या किया? हिज एजेंट्स मैनिपुलेटेड द ऑक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जमींदार क्या करते थे? अपने ही एजेंट रख लेते थे और वो ही एजेंट उनकी जमीनें खरीद लेते थे। तो पहला उसने क्या किया? उसने अपनी ज़मीन को इसके नाम कर दी, अपनी माँ के नाम कर दी, क्योंकि वो जानता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार, कानून के अनुसार, उसकी ज़मीन उसकी माता के नाम यदि हो जाती है तो वो ज़मीन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लेगी, ठीक है। सेकंड क्या था? उसने मैनिपुलेट किया पॉलिसी को, और उसने क्या किया? जो ऑक्शन खरीदने वाले हुआ करते थे, नीलामी को खरीदने वाले, वो उसके ही एजेंट होते थे, ठीक है। द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वॉज डेलिबरेटली विदहेल्ड। जिससे क्या होता था कि जो रेवेन्यू डिमांड होती थी कंपनी की, विदहेल्ड होती थी, एंड अनबैलेंस जो पेमेंट होता था वो एक्यूमुलेट हो जाता था। तो जो कंपनी की डिमांड है, क्योंकि अब जमीन किसकी नहीं है? वर्धमान के राजा की नहीं थी, ठीक है। और जमीन का कुछ हिस्सा तो उसके कौन खरीद लेते थे? उसके ही एजेंट खरीद लेते थे। तो अब क्या हुआ कि जो कंपनी की जो रेवेन्यू डिमांड है कि वो रेवेन्यू देना है इतना, वो तो विडहेल्ड हो गया, और लेकिन वो एक्यूमुलेट हो जाता था इकट्ठा रात। लेकिन जमींदार को उसको पे करना ही है, उस समय रुक गया, उससे उसकी नीलामी रुक गई। नीलामी क्यों रुक गई? क्योंकि उसने जमीन तो अपने माँ के नाम कर दी है, या कुछ हिस्सा किसने ले लिया? उसी के एजेंट ने ले लिया था। इस तरह से नीलामी रुक जाती थी। When a part of state was auctioned, the जमींदार मैन bought the property outbidding such purchase। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड देकर उसके ही लोग उसको खरीद लेते थे। Subsequently, they refused to pay up purchase the money so that the estate had to be resold। तो अब क्या होता था? बाद में क्या होता था? वो मनी देने से मना कर देते कि मेरे पास इतना पैसा है नहीं। फिर से ज़मीन क्या हो जाती थी? फिर से रीसोल्ड के लिए हो जाती थी, बिक जाती थी, ठीक है। समझ आया वाला पॉइंट कि नहीं आया? मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि ज़मीन को पहले ऑक्शन के रूप में उसके ही लोग खरीद लेते थे। फिर जब पैसे देने की बारी होती थी तो पैसा देने से इनकार कर देते थे। तब क्या हो जाता था? तब जब जो सब्सिक्वेंटली जब वो पैसा देने से इनकार कर देते थे तो उस ज़मीन की फिर से बोली लगनी होती थी, ठीक है। तो बार बार बोली लगाई जाती थी। वंस अगेन इट वॉज बॉट बाय जमींदार एजेंट, वंस अगेन परचेज द मनी एंड नॉट पेड। तो ये रिपीट होता रहता था। जब जमींदारों के एजेंट खरीदते थे और जब पैसा देने की बारी आती थी वो उसको पैसा नहीं देते थे। तो ये रिपीटेशन होता रहता था वन बाय वन। दिस प्रोसेस ऑफ रिपीटली एंडलेसली एग्जॉस्टिंग द स्टेट एंड अदर बिडर्स एट ऑक्शन। और वो इतने थक जाते थे अदर ऑक्शन वाले। एट लास्ट द स्टेट सोल्ड एट अ लोअर प्राइस बैक टू जमींदार। अब बाद में क्या होता था कि वो जब बार बार रिपीटेशन होता था और उससे क्या होता था कि जो सबसे कम
खरीदने वाले दावेदार होते थे, बिडर होते थे, तो जमींदार ही उसको कम पैसों में खरीद लेता था। ठीक है, एट लास्ट द, ये लाइन आपको बहुत ध्यान देनी कि एट लास्ट द स्टेट वाज सोल्ड एट लो प्राइस बैक टू जमींदार, और बाद में लास्ट में जमींदार इसको खरीद लेता था बहुत ही लोअर प्राइस में। द जमींदार नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड, द कंपनी रियली रिकवर द अनपेड वैल्यू। अब क्या हो गया कि कंपनी को घाटा होने लगा। कंपनी को घाटा क्यों होने लगा? क्योंकि कभी भी वो अनपेड डिमांड को पे नहीं कर पाता था। कौन? जमींदार। और उसने ये प्रक्रिया लागू कर दी कि जमीन उसकी ऑक्शन ही नहीं हो पाती थी। पहले लोग खरीद लेते थे, फिर कहते थे इसको हम नहीं खरीद पा रहे, फिर उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि कंपनी जो थी वो रियरली रिकवर कर पाती थी अपने पेमेंट को, और अनपेड बैलेंस वो चलता ही रहता था, वो चलता ही रहता था। सच ट्रांजेक्शन हैपन ऑन अ ग्रेड स्केल, और लगभग 1793 से 1801 तक 4 big जमींदार of Bengal, including Bardwan, made Benami purchase that collectively needed much of as 30 lakhs of total sales occupation, over 50% of fiction। तो 15% जो था वो फिक्शन था, काल्पनिक था। 30 लाख तक ही वो दे पाए थे। ठीक है, देयर वर अदर वेज विद जमींदार, ये क्या था? धोखाधड़ी थी। किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा क्या हो रही थी बच्चों? धोखाधड़ी हो रही थी, और वो जो था समय पर क्या नहीं दे पा रहे थे? रेवेन्यू को नहीं दे पा रहे थे। There were other ways in which zamindars circumvented displacement. When people from outside zamindari system brought an estate and auction, they could always took up possessions। ठीक है, अगर मान लो कोई बाहर के लोग आकर ऑक्शन में आ जाते थे तो उसके लिए जुलूस निकाले जाते थे। एट टाइम देयर एजेंट्स वुड बी अटैक बाय द लठियाँ, जब अपनी लाठियाँ चला देते थे तो बाहर से अगर मान लो ऑक्शन चल रहा है, नीलामी हो रही है, और बाहर के लोग आकर जमीन के लिए खरीदें तो उनको खदेड़ दिया जाता, डंडे मार मार कर। कौन करता था ये काम? जमींदार के एजेंट्स। ठीक है, एंड सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड परसीव हिम अ फिगर ऑफ अथॉरिटी एंड देमसेल्फ हिज प्रजा, और उसको अपने प्रजा मानते थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जमींदारों के साथ होते थे। यदि बाहर का कोई व्यक्ति उस जमीन को खरीदने आता था, उनको लाठियों के द्वारा खदेड़ कर बाहर निकाल दिया जाता था, और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि जमींदार की सत्ता बनी रहे और वो उसकी प्रजा कहलाए। द सेल ऑफ जमींदारी redistributed their sense of identity, their pride. The जमींदार therefore were not easily displaced। इस तरह से जमींदारों को आसानी से नहीं निकाला जा सकता। Is it clear to all of you? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे फिगर देख रहे हो 10.6 में एक पिक्चर बनी हुई है, महाराजा मेहताब चंद। व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्पोज, तेज चंद वाज राजा ऑफ, अब तेज चंद कौन थे? राजा ऑफ बर्दवान थे। सब्सिक्वेंटली अंडर मेहताब चंद द स्टेट प्रॉस्पर्ड। मेहताब चंद हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सुल्तान इन 1857। तो मेहताब चंद ने किसकी हेल्प की थी? ब्रिटिशर्स की, जब संथालों ने यहाँ पे विद्रोह किया था। यहाँ पे सब बच्चों क्लियर हो गया बेटा? तो बाय द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द डिप्रेशन ऑफ प्राइस वाज ओवर। तो 19th सेंचुरी आते आते जो संकट का काल था वो खत्म हो गया। दोज हु हैड सर्वाइव्ड ऑफ 1790 कंसोलिडेटेड पावर। द रूल ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वॉज ऑल्सो मेड समवट फ्लेक्सिबल। अब थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू का जो रूल था वो फ्लेक्सिबल किया गया। एज ए रिजल्ट जमींदार पावर ओवर द विलेज वॉज स्ट्रेंथन। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जमींदार फिर से शक्तिशाली हो गए। इट वॉज द ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 दैट फाइनली कोलैप्स। ग्रेट डिप्रेशन मतलब विश्व में आया था उस समय, और यूएसए वॉज द कंट्री जहाँ पे पूरे विश्व में जब आर्थिक संकट आया था तो वो 1930 का दशक था। तो जब नेचुरल था कि जब 1930 के दशक में वर्ल्ड लेवल पर ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसका प्रभाव इंडिया पे भी पड़ा, तब जाकर जमींदारी खत्म हो गई थी। ठीक है, एंड दैट ओनली फाइनली कोलैप्स द जोतदार कंसोलिडेटेड पावर इन द कंट्री साइड। और धीरे धीरे जोतदारों ने अपनी आपको क्या कर लिया था? शक्तिशाली बना लिया था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहाँ पे सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो हम एक बार कल का फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलोनियलिज्म पावर थी, और कंट्री साइड मतलब गांव। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी नज़रें कहाँ पड़ने लगी? गांव की ओर पड़ने लगी, विलेज की ओर पड़ने लगी। इन विलेजेस पे उन्होंने क्या शुरू किया, क्या लागू किया? लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया। उन्होंने सबसे पहले कहाँ लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लागू किया? बंगाल में लागू किया, विच वॉज फाइनलाइज्ड इन ईयर 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस।
है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इट वाज 10 ईयर्स। एंड उसमें एक नई पोस्ट बना दी गई, दैट वाज जमींदार। जमींदार विल कलेक्ट द रेवेन्यू। नाउ द जमींदार वाज रेवेन्यू कलेक्टर, नॉट द ओनरशिप, लैंड ओनरशिप। उनके पास भूमि का स्वामित्व तो नहीं था, बल्कि जमींदार क्या हो गए थे, लैंड रेवेन्यू ओवन हो गए थे तब। लेकिन अब चूंकि कई बार जमींदार समय पर कर नहीं दे पाते थे, उसके बहुत सारे रीज़न थे। इनिशियली जो था, जो रेवेन्यू की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। दूसरी, सनसेट लॉ लागू कर दिया गया था। एक फिक्स डेट कर दी जाती थी, ज़मींदार को एक फिक्स डेट पर रेवेन्यू देने जाना पड़ता था। यदि ज़मींदार वो रेवेन्यू नहीं दे पाता था, तब उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था, उनकी ज़मीनें ऑक्शन कर दी जाती थी। ठीक है। अब धीरे धीरे एक और नई हस्ती आ गई, दैट वाज जोतदार। जोतदार वर मोर इन्फ्लुएंशियल। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि वाई जोतदार मोर इन्फ्लुएंशियल दैन द जमींदार। जमींदार से ज़्यादा जोतदार गांव में क्यों इन्फ्लुएंशियल थे? क्योंकि सीधे सीधे उनकी हमदर्दी विलेजेस थी, वो विलेजेस से डायरेक्टली कनेक्ट थे। जब कभी भी अगर विलेजेस को, गांव वालों को कोई पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो उनको मनी लैंड करता था, और वो रोकता था किसको आने से, ज़मींदारों को गांव आने से रोकता था, ताकि उसका प्रभाव कहाँ पे बना रहे, विलेजेस में बना रहा है। लेकिन धीरे धीरे ज़मींदार भी शक्तिशाली होते जा रहे थे, क्योंकि लोग, ज़मींदार आउटसाइडर्स को अपने यहाँ नहीं आने देते थे। इज इट क्लियर? अब हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ फिफ्थ रिपोर्ट। 1.6 पर एक फिफ्थ रिपोर्ट दी गई है। इट इज़ इन पेज नंबर 262। ठीक है। द 63, द फिफ्थ रिपोर्ट। ठीक है। फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। इट वॉज, द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। तो पांचवी जो रिपोर्ट थी बच्चों, वो 1813 में तैयार की गई थी, और जिसको कि ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। व्हेन इट वॉज रिपोर्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट 1813। ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ नहीं थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ थी, ब्रिटेन में थी। तो ब्रिटेन में ये रिपोर्ट पेश की गई थी। ठीक है। अब इसमें क्या क्या था, इट वॉज द फिफ्थ ऑफ सीरीज ऑफ रिपोर्ट, क्योंकि सीरीज में हर बार रिपोर्ट जाती थी, तो रिपोर्ट का सीरीज फिफ्थ था, इसलिए इसको फिफ्थ रिपोर्ट किया गया। ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया। तो ये जो रिपोर्ट थी ना, ये किसके बारे में थी? इट इज़ अबाउट द एक्टिविटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो भी गतिविधियाँ थी, उनकी जो पूरी रिपोर्ट थी, उसको तैयार किया गया, और उस रिपोर्ट को पेश किया गया ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इन विच ईयर 1813। ठीक है। इज इट क्लियर? Often referred to the fifth report, it ran about 1002 pages, 1002 pages थे इसमें, of which over 800 pages were appendix that reproduce the petition of zamindars, the रैयत report of collectors फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी? इसमें ज़मींदारों की याचिकाएं थी, किसानों की याचिकाएं थी, फिर कलेक्टर्स की याचिकाएं थी। किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो एप्लीकेशंस थी, वो ज़मींदारों की थी, रैयत की थी, देन रिपोर्टर्स ऑफ कलेक्टर्स की फ्रॉम डिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट, स्टैटिकल टेबल्स ऑन रेवेन्यू रिटर्न, कि कितना रिटर्न आया है, कितना उन्होंने घपला किया है, ये सारे का सारा ब्यौरा उसमें दिया गया था। नोट ऑन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल, तो बंगाल और इवन मद्रास जो प्रेजेंट तमिलनाडु है, उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में लिखा गया। किसके बारे में लिखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखा गया। फ्रॉम द टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ रूल इन बंगाल इन द मिड 1760, द एक्टिविटी क्लोजली वॉच्ड एंड डिबेटेड इन इंग्लैंड। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये कैसी कंपनी थी? एक प्राइवेट कंपनी थी, एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी। तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी, उनको वॉच किया जाता था और उसको डिबेट किया जाता था इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड के जो अन्य यूरोपीय लोग थे, वो भी इंडिया आना चाहते थे, वो भी इंडिया में व्यापार करना चाहते थे। और इंडिया पे इस समय केवल व्यापार किसका हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो रहा था। देयर वर मैनी ग्रुप्स इन ब्रिटेन हु वर अपोज द मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एकाधिकार। तो किसका एकाधिकार था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। तो उस एकाधिकार को नहीं चाहते थे अन्य यूरोपीय ग्रुप्स। ठीक है। हैड ओवर ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आपसे पूछ सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कहाँ कहाँ पर थी? इंडिया और चाइना पर। ठीक है। दिस ग्रुप वांटेड अ रिकॉग्निशन ऑफ रॉयल चार्टर दैट गेव द कंपनी दिस मोनोपोली। तो वो चाहते थे कि एक रॉयल चार्टर पास किया जाए, जिसमें कि कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया जाए।
एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स वांटेड अ शेयर इन इंडियन ट्रेड। तो जो जितने भी अन्य प्राइवेट ट्रेडर थे वो चाहते थे कि इंडिया में आकर ट्रेड करें, ठीक है। एंड द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन वर कीन टू ओपन द इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। और जितने भी बड़े बड़े अन्य उद्योगपति थे ब्रिटिशर्स के, वो इंडिया में ओपन मार्केट खोलना चाहते थे, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर मेनी पॉलिटिकल ग्रुप्स आर्ग्यू दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल was benefit to only East India Company about the company misrule and maladministration was wholly debated in Britain। तो क्या था कि भ्रष्टाचारी, मैंने आपको जैसे कल बताया था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भ्रष्टाचारी हो गए थे, वो घूस खाने लगे थे, वो लोगों से पैसा लेने लगे थे, और जितना भी रेवेन्यू होता था वो उनकी जेब में जाता था, उसमें कम दिखाते थे। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार था, माल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी चर्चा पूरे ब्रिटेन में होने लगी, पूरे यूरोपियन देशों में होने लगी। और यूरोपीय देश चाहते थे कि जो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में है वो ख़त्म हो जाए, और वो भी इंडिया में आके क्या करना चाहते थे? व्यापार करना चाहते थे। बहुत सारे उद्योगपति भी इंडिया में आके क्या करना चाहते थे? व्यापार करना चाहते थे। इस तरह से आप ये देखोगे कि जितने भी कंपनीज के जो ऑफिशियल्स थे, जिसे हम कह सकते हैं कंपनी के ऑफिशियल्स की भ्रष्टाचारी की बात या चर्चा की जाने लगी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ सीरीज ऑफ एक्ट। तो अब इसके लिए क्या किया, क्योंकि एक्ट तो कानून तो ब्रिटिश संसद से ही पास होते थे, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने बहुत सारे कानून पास कर डाले टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंपनी, ताकि कंपनी पे क्या किया जा सके? उसको रेगुलेट, उसको नियमित किया जा सके, उस पर नियंत्रण किया जा सके, ठीक है। इज इट क्लियर? It forced the company to produce the regular report on administration of India and appoint the committee to inquire the affair of company। अब क्या गया कि मजबूर किया गया कि कंपनी की रेगुलर रिपोर्ट जाएगी, हर वर्ष रिपोर्ट जाएगी, कहाँ पे जाएगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएगी, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और उसने जो एक कमेटी का गठन कर दिया, और फिफ्थ, और उसके जितने भी अफेयर, जितने भी उसका काम था, लेखा जोखा था कंपनी का, वो हर वर्ष कहाँ जाने लगा? ब्रिटेन में जाने लगा। द फिफ्थ रिपोर्ट वॉज सन्स रिपोर्ट। और इस तरह से फिफ्थ रिपोर्ट एक रिपोर्ट हो गई थी जो एक सेलेक्ट कमेटी, जो प्रोड्यूस की गई एक सेलेक्ट कमेटी के द्वारा, ठीक है बच्चों। आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई कानून बनता है, तो जैसे कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में 2 हाउसेज हैं, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो लोकसभा राज्यसभा होती है, इनका जो काम करते हैं, वहाँ पे कमिटीज़ होती हैं, वो कमिटीज़ काम करती हैं टू पास द लॉ। केवल ये नहीं कि मंत्री जो है काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सब कमिटीज़ या कमिटीज़ होती है ना। तो ऐसे ही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो फिफ्थ रिपोर्ट भेजी गई थी, वो किसके द्वारा भेजी गई थी? सिलेक्ट कमेटी के द्वारा। एक सिलेक्ट कमेटी का गठन किया गया था, एक समिति का गठन किया गया, एक सिलेक्ट को हम बोलेंगे एक चुनी हुई समिति का गठन किया गया। जो चुनी हुई समिति है वो रिपोर्ट देगी किसके बारे में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। किसको देगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगी। इज इट क्लियर? इट बिकेम द बेसिस ऑफ इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट। तो बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी, पार्लियामेंट्री डिबेट बन गया ये। नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन रूल, कि भाई तभी तो आप धीरे धीरे देखो, मैंने आपको ये बताया ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होने लगा, समाप्त होने लगा। इसका रीज़न ये था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भ्रष्टाचार की बातें थी, या उसका माल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी चर्चा की जाने लगी थी। लोगों को पता चल गया था कि ईस्ट इंडिया कैसी कंपनी है, एक भ्रष्टाचारी कंपनी है, एक निजी कंपनी है, और जिसने कि भारत पे अपना मोनोपोली यानी कि एकाधिकार बनाया हुआ है। और वो एकाधिकार क्या होना चाहिए? वो एकाधिकार क्या होना चाहिए बेटा? ख़त्म होना चाहिए, टूटना चाहिए, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आई होप यहाँ पे आपको सब बच्चों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो आपको शायद नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ तक आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ, अब मुझे कोई बताएगा कि फिफ्थ रिपोर्ट जो थी वो कब पेश की गई थी? 1813 में। कहाँ पेश की गई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। किसके लिए थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी? एक प्राइवेट कंपनी थी। क्या वो ईमानदार थी? वो कैसी थी? वो करप्शन वाली थी, भ्रष्टाचार